अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो होगा हेमाचूरिया पे, आईजी नेफ्रोपैथी, अल्पोर्ट सिंड्रोम, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, एमपीजीएन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड लूपस नेफ्राइटिस। हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे कि हेमाचूरिया का ओवरव्यू क्या है और इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन के मुताबिक हेमाचूरिया इज if there are more than 5 RBCs present in an uncentrifuged urine per high power field. More than 5 RBCs आपको याद रहे, और more than 10 RBCs confirmed on microscopy. ये HPF का मतलब है high power field. And other than that, it occurs in 4 to 6% of urine samples in school-age children. Normal children can excrete up to 5,000 RBCs, 5 lakh RBCs per 12 hours and increases with fever and exercise. ये थोड़ी सी उन्होंने जनरल चीज़ें बताई हैं जो कि मैं रीड आउट ज़रूर करूँगी. एंड डिप्स्टिक डिटेक्ट्स हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड इट यूज पर ऑक्सीडेज रिएक्शन. जो हमारे पास डिप्स्टिक टेस्ट होते हैं, यू कैन डिटेक्ट हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बट नॉट RBCs ऑन द डिप्स्टिक. And significant hematuria is more than 50 RBCs per high power field or persistent microscopic hematuria on more than 3 samples. फॉल्स नेगेटिव आपके पास कब आ सकता है, मतलब कि ब्लड आ रहा हो जब हाई विटामिन सी इनटेक हो, मतलब मोर देन 2 ग्राम, और फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है जब एल्कलीन यूरिन हो. हेमाचूरिया और ये रेड यूरिन में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर जो भी यूरिन आ रहा है और पेरेंट्स बता रहे हैं कि इसको रेड कलर का यूरिन आ रहा है वो हेमाचूरिया ही हो. हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं. माइक्रोस्कोपिक कंफर्मेशन एसेंशियल है हेमाचूरिया लेबल करने के लिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू सेंट्रीफ्यूज 10 to 15 ml फ्रेश यूरिन विद मोर देन 10 RBCs पर हाई पावर फील्ड. ये सेंट्रीफ्यूज में मोर देन 10 RBCs पर हाई पावर फील्ड है. और डिप्स्टिक मोर रेड यूरिन आरबीसीज में क्या हमारे पास होता है, हीमोग्लोबिनूरिया जो कि हेमोलिसिस की वजह से हो सकता है, मायोग्लोबिनूरिया जो कि मसल्स के ब्रेकडाउन रेब्डोमायोलाइसिस से हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, डाइज हो सकते हैं जो हम फूड कलरिंग इवन इस्तेमाल करते हैं. देयर वाज अ केस जो हमारे पास आए थे पेरेंट्स और उनके यही कंप्लेन थी कि बच्चे को यूरिन रेड आया एक एपिसोड, और उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया तो वी डिडंट फाइंड एनी हेमोग्लोबिन, और उसकी जब हिस्ट्री इन डिटेल ली गई तो उसमें यही था कि उन्होंने बिरयानी खाई थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेड कलर का मतलब पोर्शन था और फूड कलर एडेड था. एंड मेटाबॉलिक पिगमेंट्स. हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर आपके पास क्या होगा, हेमोलिसिस है, अक्यूट या क्रॉनिक. ठीक है, डिप्स्टिक इसमें पॉजिटिव होगा बिकॉज डिप्स्टिक कैन पिक हीमोग्लोबिनूरिया एंड मायोग्लोबिनूरिया. और मायोग्लोबिनूरिया आपको तभी मिल रहा होता है जब क्रेटिनिन काइनेज मोर देन 5 हो जाए. ठीक है, एंड द यूरिन विल बी पिगमेंटेड. फिर वही ड्रग्स एंड फूड की बात की है. राइफेम्पिसिन में आपको एक फेमसली नोन है कि राइफेम्पिसिन कैन कॉज रेड यूरिन. एंड बीट रूट, जो बीट हमारे पास होता है जिसे हम चुकंदर कहते हैं, उसके खाने से बहुत दफा हो जाता है. तो जब भी आपके पास बच्चा है आपने ये सारे हेमाचूरिया के हिस्ट्री पॉइंट्स लेने हैं. एंड इफ द कलर इज डार्क ब्राउन और ब्लैक यूरिन तब मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, इसमें पोरफायरिन्स हो सकता है, मेलानिन हो सकता है, होमोजेनेटिक एसिड हो सकता है. एंड ऑलवेज डिफरेंशिएट ट्रू हेमाचूरिया फ्रॉम पिगमेंचूरिया. एंड हाउ कैन दैट हैपन कि आप हिस्ट्री इन डिटेल लें और आप हमेशा मेंशन करें, हमेशा माइक्रोस्कोपिक कंफर्मेशन करें. उसके बाद हमारे पास क्या आता है इनिशियल एवेल्युएशन में, इट स्टार्ट्स विद हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, डिप्स्टिक प्लस माइक्रोस्कोपिक यूरिन एनालिसिस. जैसे मैंने आपको पहले बताया, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप एंड देन यू हैव टू रीच योर डायग्नोसिस. डिटर्मिन ब्लीडिंग सोर्स. आप देखें कि ग्लोम्युलर है, अपर है या फिर नॉन ग्लोम्युलर. हम आगे देख भी लेंगे इसका फर्क क्या होगा. हिस्ट्री में आप पूछें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर आगे हम देखेंगे बहुत सारी डिजीज में हमें मिलेगा कि पेशेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, डायरिया है या फिर स्किन इन्फेक्शन है. ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज से हो सकता है, स्टोन्स, डिस्यूरिया, एडीमा, फीवर, रैश, हाइपरटेंशन, रीनल स्टोन्स की वजह से हो सकता है. इन सब की हिस्ट्री आपने डिटेल में लेनी है. मेरी एक सीनियर थे जिन्होंने इतना अच्छा केस, पूरा लॉन्ग केस का किया था नेफ्रोलॉजी का, बल्कि शायद नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, लेकिन एक चीज़ वो मेंशन करना है, पूछना भूल गए थे, और वो था हाइपरटेंशन, एंड लिटरली ही फेल्ड. सो
जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आप इस दिमाग से ना पढ़ें कि वी हैव टू गो थ्रू दिस, और जल्दी जल्दी हर चीज को ठहर ठहर के समझ के पढ़ें। फैमिली हिस्ट्री में एल्पोर्ट, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, स्टोन्स और एसएलई। आज हम एल्पोर्ट और एसएलई को डिस्कस करेंगे, लूपस नेफ्राइटिस को। एग्जामिन करें हाइपरटेंशन के लिए, एडीमा के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, रैश देखें, जॉइंट स्वेलिंग, एब्डोमिनल मैसेस देखें। ठीक है, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद सर्टेन डिजीज एंड विल रीड देम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट स्लाइड्स कमिंग फॉरवर्ड। एंड urgency of evaluation are guided by symptoms. So you have to see के कितनी देर का ओलिग्यूरिया है, कितनी जल्दी एडिमा बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन है और किस तरह का ग्रेड 2, ग्रेड 1 ग्रॉस हिमेचूरिया है, needs further evaluation due to parental anxiety and potential serious causes. तो ग्लोमेरुलर वर्सेस नॉन ग्लोमेरुलर में आपके पास क्या है? ग्लोमेरुलर में आपके पास कोला कलर टी ब्राउन यूरिन होगा, ठीक है, बिकॉज ये ग्लोमेरुलाई से आ रहा होगा तो इसका कलर फ्रेश नहीं होगा जिस तरह हमारे पास लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, लेकिन इसका कलर होगा कोला टी और ब्राउन यूरिन। और दिस इज इम्पोर्टेंट के एक एमसीक्यू है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट ग्लोमेरुलर विद नॉन अदर कॉजेज, तो फिर उसका आंसर है आरबीसी कास्ट। ठीक है, यू विल सी आरबीसी कास्ट इन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया एंड देन डिस्मॉर्फिक आरबीसीज हो सकते हैं, प्रोटोन्यूरिया हो सकता है। कॉजेज में हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, आईजी नेफ्रोपैथी है, एमपीजीएन है, आईजी वेस्कुलाइटिस है जिसमें हम एचएसपी वेस्कुलाइटिस भी कहते हैं, एसएलई है। ठीक है, ट्यूबुलर हेमाचूरिया में हमारे पास क्या है? ये सारी डिजीज के अंदर ग्लोमेरुलाई अफेक्ट हो रहा होता है। इसके अंदर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस होगा ट्यूबुलर में, और ल्यूकोसाइट्स एंड इनर ट्यूब, इसमें आपको ये सिनोफिल्स मिल रहे होंगे। यूरिनरी लोअर ट्रैक्ट हेमाचूरिया में क्या होगा? ब्राइट रेड पिंक यूरिन होगा विद टर्मिनल हेमाचूरिया, क्लॉट्स होंगे, आरबीसी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होगी और प्रोटीनूरिया मिनिमल होगा जब भी लोअर ट्रैक्ट हेमाचूरिया होगा। कॉजेज में हमारे पास स्टोन्स होंगे, यूटीआई है, ट्रॉमा, यूथराइटिस है, हाइपरकैल्सीयूरिया है, ट्यूमर है एंड मेटल इरिटेशन है। तो मतलब आप अगर लोअर ट्रैक की मचूरिया इस तरह कॉज डिस्कस हम करें, ये नहीं कि आप एक एक लाइन का रट्टा मार लें कि ये इसका ये, पर समझ होनी चाहिए कि लोअर ट्रैक की मचूरिया में आपके पास ब्राइट रेड पिंक यूरिन होगा। And the clinical clues to diagnosis is such a good slide कि suggestive glomerulonephritis में आपके पास क्या है? T कोला कलर यूरिन होगा, edema, hypertension and oliguria। PSGN में आपके पास recent sore throat या skin infection होगा। आईजीए नेफ्रोपैथी में आपके पास हिमाचूरिया होगा, पोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विद इन 1 to 2 days। इसमें और इसमें फर्क है, ये विद इन 1 to 2 days होता है और ये 1 to 2 weeks होता है। आईजी वेस्कुलाइटिस नेफ्राइटिस में पैल्पेबल परपरा होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, अर्थराइटिस अर्थ्रेल्जियाज होंगे जिसे हम एचएसपी नेफ्राइटिस भी कहते हैं। यूटीआई में आपके पास डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, फीवर होगी। स्टोन्स में आपके पास एब्डोमिनल पेन, फ्लैंक पेन, डिस्यूरिया, क्रिस्टल्स हैं। ट्रॉमा में इमीडिएट एवेल्युएशन नीडेड है बिकॉज if there is perineal bruising and you have to consider abuse। स्वेयर हाइपरटेंशन विद हेमाचूरिया में आपके पास हेडेक होगा, सॉरी स्वेयर हाइपरटेंशन विद हेमाचूरिया प्लस हेडेक, सीजर्स, विजुअल चेंजेस, तो यू हैव टू थिंक अबाउट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आईजी नेफ्रोपैथी। इट्स द मोस्ट कॉमन chronic glomerular disease in children। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि मेसेंजियल डेपोजिशन होती है आईजीए की, यहाँ पे लिखा है +-C3 विदाउट सिस्टेमिक डिजीज, ठीक है, लेकिन सारे एमसीक्यूज में इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट यही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होती है डेपोजिशन, जबकि आगे जो एक और मैं आपको डिजीज बताऊंगी जैसे पीएसजीएन है उसमें कॉम्प्लीमेंट डिप्लीशन होती है साथ, क्योंकि वो डिपॉजिट हो जाता है विद आईजीए। Diagnosis requires renal biopsy when there is proteinuria, hypertension and severity needs assessment. Due to abnormal under galactosylated IgA1 forming immune complexes, ये मतलब उन्होंने बताया कि basically है immune complex and it triggers IgG, IgA autoantibody formation and mesangial inflammation that leads to mesangial inflammation। मैं आपको एक इसकी छोटी सी पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आपको आसान हो जाएगा। फैमिलियल क्लस्टरिंग का देख लें कि जेनेटिक लिंक क्रोमोसोम 6q22 23 है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल सी एक इमेज है, इसमें क्या है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्लैक्टोज डेफिशिएंट IgA1 है, ठीक है,
प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज हो जाएंगी अगेंस्ट दिस विल फॉर्म ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स दैट कंसिस्ट ऑफ आईजीजी ऑटो एंटीबॉडीज एंड जीडी आईजीए1, और उससे क्या होगा, डिपोजिशन होगी ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इनटू द ग्लोमेरुलस। ये सिंपल। फिर अगर पैथोलॉजी देखें तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे वही मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई, उसमें हर फोकल सेगमेंटल मेसेंजियल प्रोलिफरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्रीसेंट में शो क्रीसेंट सेगमेंटल स्क्लेरोसिस एंड ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस में शो जब आ जाती है ना, तो वो चीज मतलब 50-50 हो जाती है। डायग्नोस्टिक एबिलिटी के लिए, डायग्नोस्टिक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी चीज़ याद रखें, लेकिन एग्जाम के लिहाज से मतलब आप बस एक दफ़ा इसको रीड भी कर लें। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको ग्रैनुलर आईजी डिपॉजिट मिलेंगे इन मेसेंजियम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बस याद रखें कि आईजी डिपॉजिट होंगे मेसेंजियम में, +-C3, इसको भूल जाएं, बस इतना याद रखें, क्योंकि ये मोस्टली एमसीक्यूज जहाँ पे भी आए उन्होंने इसका C3 को नॉर्मली बोला, और बल्कि आईजीए का, आईजीए नेफ्रोपैथी की क्लासिक चीज यही है कि नॉर्मल C3 होते हैं लेवल्स। पैटर्न क्या होगा, मेसेंजर प्रोलिफरेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और जो हमारे पास एचएसवी में मैकेनिज्म है सेम वही आईजी वेस्कुलाइटिस में मैकेनिज्म होगा। है मोर कॉमन इन मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, रिकरेंट ग्रॉस हेमेचूरिया। ऑलमोस्ट हर एमसीक्यू में जब भी उन्होंने एमसीक्यू दिया होगा आईजी नेफ्रोपैथी का, आपको ये मेंशन किया होगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट ग्रॉस हेमेचूरिया, बार बार ये मेंशन किया होगा। और देखें अगर ऐसा नहीं लिखा होगा रिकरेंट ग्रॉस हेमेचूरिया, जब भी मैं आपको ये बोल रही होती हूँ, यू हैव टू ओपन योर माइंड कंप्लीटली व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम। एग्जैक्टली ऐसी टर्म नहीं उठ के आ जाएगी कि रिकरेंट ग्रॉस हेमेचूरिया। कुछ एमसीक्यूज में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 माह पहले उसको एक दफा हेमेचूरिया हुआ था ग्रॉस, उसके बाद अब उसको हो रहा है, तो उसको समझना है कि हाँ इसको 2 दफा हो गया है, ग्रॉस हेमेचूरिया हो रहा है। और थोड़ा सा आगे भी उन्होंने बिल्डअप किया है, किसी एमसीक्यू में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री दी हुई है, और ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेज है, 1 to 2 days आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब इमीडिएटली अगर आफ्टर हो रहा है तो यू हैव टू थिंक अबाउट आईजीए विद कॉम्प्लीमेंट लेवल्स नॉर्मल। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होगा, प्रोटीनूरिया +- कॉमन इन जापान है। अदर फॉर्म्स में हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक और मिक्स, ये इसके साथ लेबल हो सकता है। प्रोटीनूरिया <1 ग्राम ही होता है। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन हो सकती है, बट हाइपरटेंसिव क्राइसिस रेयर है। तो ये आपने याद रखना है, हाइपरटेंशन आपको वो बता सकते हैं, प्रोटीनूरिया <1 ग्राम है तो शायद में वो ये मेंशन ना करें, बट क्या मेंशन करेंगे, रिकरेंट ग्रॉस हेमेचूरिया, हेमेचूरिया अपीयर्स 1 to 2 days आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, एंड देन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। लैब फाइंडिंग्स में जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट C3 लेवल्स में आपके पास आरबीसी कास्ट होगी इन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया। बायोप्सी विल कंफर्म डायग्नोसिस एंड हेल्प्स prognosticate disease severity. And there will be no systemic features unless associated with IG vasculitis, because IG vasculitis ने और भी जगह deposition करनी होती है। So इसके अगर नहीं है with not associated with HSP, then it is going to be features. Prognosis is benign, मतलब it's good. However, 20 to 30% may progress to CKD or ESRD in adulthood. और poor prognostic indicators प्लीज याद रखें, उसमें क्या हमारे पास है, persistent proteinuria, hypertension, decreased GFR at onset and prolonged recurrent macroscopic hematuria। ये जो चीज़ है, इस तरह की चीज़ अब एमसीक्यू में तो नहीं आई है, लेकिन ये खुद से सोचने वाली चीज़ है कि आपने इसको याद करना है, नहीं होती है हर टॉपिक की। पुअर प्रोग्नोसिस इंडिकेटर्स में वही है, परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया हमने पढ़ा है कि वैसे <1 ग्राम होता है, हाइपरटेंशन माइल्ड टू मॉडरेट होता है, लेकिन इट इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। और जीएफआर उन्होंने बताया कि रीनल वैसे लैब्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन यहाँ पे होगा कि अगर डिक्रीज जीएफआर हो और प्रोलॉन्ग्ड रिकरेंट मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हो रहा हो। बायोप्सी फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा, क्रीसेंट ग्लोमेरुलस डिफ्यूज मेसेंजियल प्रोलिफरेशन,
प्राइमरी गोल आपका क्या है? बीपी को कंट्रोल करना और प्रोटीनूरिया को रिड्यूस करना। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या देनी है? एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स। दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है, आपको अगर वो पूछेंगे, एमसीक्यू दिया होगा, आईजी का सिनेरियो दिया होगा और पूछ लेंगे आपसे कि हाइपरटेंशन हो रही है पेशेंट को, तो आप क्या देंगे? आपने यू हैव टू रिमेंबर के एस इनहिबिटर या आर देंगे बिकॉज दे लोअर द प्रोटीनूरिया एंड दे डिले प्रोग्रेशन लीडिंग टुवर्ड्स सीकेडी एंड एएसआरडी। दे हैव अ प्रोटेक्टिव रोल बिकॉज दे इंक्रीज द परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन। तो ये चीज, इसको आपने याद करना है और ऐसे ही करना है कि आपका फर्स्ट लाइन एस इनहिबिटर होगा या आर्ब होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली एमसीक्यू के अंदर आपको सीसीबी, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर ये सब दे सकते हैं। अगर प्रोटीनूरिया परसिस्ट कर रहा है और जीएफआर 60 से ज्यादा, देन यू कैन ऐड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और फिश ऑयल कुछ एडल्ट्स में इट इज बेनिफिशियल। एंड देन हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड, थियोप्रिन इज रियली इनफेक्टिव इन हेयर, नॉट रिकमेंडेड टॉन्सिलेक्टमी विदाउट रिकरेंट, बिकॉज इसका एक रीजन है ट्रिगरिंग फैक्टर, तो नॉट रिकमेंडेड। और न्यू थेरेपी में क्या कर सकते हैं? आप स्टेरॉइड यूज करते हैं, ब्यूटिसनाइड, अप्रूव टू रिड्यूस प्रोटीनूरिया इन एडल्ट्स है। यहाँ पे क्या याद रखने वाली चीज है? कंट्रोल बीपी एंड रिड्यूस प्रोटीनूरिया, दिस एंड दिस, एस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर इसमें ट्रांसप्लांट का बताया है, इफेक्टिव है ड्यू टू आईजी नेफ्रोपैथी, रिकरेंस रेट इन ग्राफ्ट इज 20 to 60% of cases. That's I think like a big percentage. Allograft failure due to recurrence in 15 to 30% requires careful long-term post-transplant monitoring. एग्जाम फोकस अगर हम देखें, फिर मोस्ट कॉमन क्या है? नेफ्रोपैथी है 1 to 2 days पोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेसेंजियल डेपोजिशन, ठीक है, विदाउट प्लस माइनस C3 deposits, mesangial proliferation, and it's not diagnostic but it may be increased in 50%. poor prognosis में आपके पास ये चार चीजें हैं। फर्स्ट लाइन में एस आर्ब है एंड स्टेरॉइड्स इफ रिफ्रैक्टरी, और डिफरेंशियल में आपके पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा, लेकिन उसमें C3 लो होगा और डिफरेंस ये भी ज्यादा होगा, एंड HSP नेफ्राइटिस, उसमें आपको रैश मिल सकता है और आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन IgA डिपॉजिट्स मिल सकते हैं in other parts of the body. These are the relevant MCQs of IgA nephropathy. फिर हमारे पास एल्पॉर्ट सिंड्रोम आता है जो कि है हेरिडिटी नेफ्राइटिस। इसका आपको सिनेरियो पहले मैं आपको बता देती हूँ। उसके सिनेरियो में आपको क्या आएगा कि एक पेशेंट है हु इज ब्लाइंड, हु इज डेफ एंड इज हैविंग हेमेचूरिया, या इस तरीके से आएगा, या फिर इसमें आएगा कि पेशेंट है, हेमेचूरिया हो रहा है, अभी आपके पास हेमेचूरिया के साथ आया है और उसके दो भाइयों की डेथ हुई है और एक अंकल की डेथ हुई है। ये आप इधर देख सकते हैं, एक्स लिंक्ड 70 to 80% एक्स लिंक्ड। तो ये चीज, और हो सकता है वो आपको ये ना दें, ये वैसे पार्ट 2 के उन्होंने मैंने जो थोड़ा डिफरेंस देखा एमएम के लेवल पे, एमसीपीएस के लेवल पे कुछ हद तक इजी होता है, लेकिन पार्ट 2 के लेवल पे उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोला। आईएमएम और एमसीपीएस के लेवल में ऐसे देंगे कि उसके डेफ है और डम्ब है, लेकिन नॉट एट द लेवल ऑफ पार्ट 2। और उसमें ऐसे ही उन्होंने दिया हुआ है कि पेशेंट की ब्रदर्स की डेथ हुई हुई है। तो हेरिडिटी नेफ्राइटिस ड्यू टू पैथोजेनिक वेरिएंट इन टाइप 4 कोलेजन जीन्स का ये इशू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट का, ठीक है। एंड इट इज क्या है? हेट्रोजीनियस है, जो किडनीज, ईयर्स और आईज, जस्ट रिमेंबर किडनीज, ईयर्स एंड आईज को याद रखें। एक्स लिंक्ड है 70 to 80%, और कोल 4A5 ये इसलिए याद रखना है क्योंकि दिस इज एक्स लिंक्ड म्यूटेशन अगर 70 to 80% एंड द मोर्टेलिटी इज रियली हाई इन एक्स लिंक्ड, ठीक है। और ये सॉफ्ट मसल ट्यूमर्स के साथ है, बेनाइन के साथ, ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट। डिफरेंशियल में आपके पास फैक्टर हो सकता है, एब्स्टीन हो सकता है। पैथोलॉजी इसके अंदर इसकी एक छोटी सी इमेज है, सिंपल सी। बेसिकली यही चीज़ है कि एल्पोर्ट सिंड्रोम है, उसमें क्या है कि चाइल्डहुड में तो किडनीज नॉर्मल होंगी, लेकिन देन अगेन जब विद एज आपके ये जो जीबीएम का इशू आएगा, जीबीएम में इशू आएगा, कैप्री एंडोथेलियम में इशू आएगा, ये यहाँ पे फेनेस्ट्रेशन हो जाएगी, या जीबीएम बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा, थिन हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। और डायफ्राम में स्लिट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, लेटर में अर्ली लाइट माइक्रोस्कोपी नियर नॉर्मल हो सकती है, लेटर में आपके पास जीबीएम थिकनिंग
कैपिलरी वॉल इरेगुलरिटी हो सकती है, स्क्लेरोसिस होगा, फिर दैट विल लीड टू स्क्लेरोसिस एंड देन वही अगेन ट्यूबुलर एटोफी, इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस, लिपिड रिच फॉर्म सेल्स। लिपिड ने जहाँ पे भी अपेयर होना होता है वो फॉर्म सेल ही बनाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको बास्केट वीव अपीयरेंस ऑफ जीबीएम मिलेगी, ठीक है। थिकनिंग होगी, थिनिंग, स्प्लिटिंग, लैमिनेशन होगी। In some generic forms, EM may show only uniform thickening or appear normal. बस इस थोड़ी डायग्राम से याद रख रहे हैं कि आपके पास एल्पोर्ट में ये जीबीएम थिन हो सकता है या डिसअपेयर हो सकता है, और आपके पास कैपिलरी एंडोथेलियम में फेनेस्ट्रेशन हो सकती है, बिकॉज इसमें नॉन फंक्शनल कोलेजन 4 होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का एसेंशियल पार्ट है टाइप 4। ठीक है, आगे चलें। इसके रीनल फीचर्स में आपके पास क्या होगा? यूनिवर्सल फीचर माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया है, हेमाचूरिया नंबर 1, and then they may have a similarity to IgA nephropathy। अब ये क्योंकि इतना वेग सा इसके अंदर, दोनों वेग से मुराद ये है कि पीछे भी हमने जो पढ़ा है उसमें भी ये चीजें हैं, तो फिर इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो आपको इस तरह जरूर मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स लिंक का कुछ मेंशन कर देंगे, भाइयों की डेथ हुई है, मेल किसी की डेथ हुई है, या फिर ये मेंशन करेंगे कि द पेशेंट इज डेफ और डेफ एंड ब्लाइंड, या सिर्फ कह देंगे कि ब्लाइंड है। प्रोटीनूरिया माइल्ड हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन अकर इन दिस, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन स्पेशली इन मेल्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म, एंड हाइपरटेंशन में प्रेजेंट। एक्स्ट्रा रीनल में आपके पास हेयरिंग लॉस नंबर 1 है, seen in 90% of males with X-linked and 20% carrier female, 67% recessive, and ocular abnormalities, anterior lenticonus। ये भी प्लीज याद रखें, ये पैथोगनोमिक है। What is anterior lenticonus? कि lens protrudes into anterior chamber। So please remember this कि anterior lenticonus को याद रखें। एग्जाम में पढ़ने का ये तरीका होता है, यहाँ पे 3 चीजें लिखें कि मैकुलर फ्लैक्स और रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन्स। अब मसला बस पास फेल का ये है कि आपको पढ़ना, लिख देना anterior lenticonus। अब do read it and do try to remember this, but then again exam point of view, so this is important, so remember this। ये लियोमायोमाटोसिस रेयर है, तो इसलिए तो 2 चीजें याद रखनी हुई है, सेंसरी और ऑक्यूलर। डायग्नोसिस आपने कैसे करना है? हेमाचूरिया, फैमिली हिस्ट्री, हेयरिंग लॉस, आई स्क्रीनिंग। यूरिन एनालिसिस आप करें, फर्जिकी रिलेटिव एसेंशियल है। ऑडियोग्राम, ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जाम, पैथोग्रामिक साइन एंटीरियर लेंटिकोनस है। स्किन बायोप्सी पे आपको क्या मिलेगा? A5 कोलेजन एपिडर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी आपको पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। एब्सेंस डिसकंटिन्यूटी ऑफ A5 कोलेजन इन एपिडर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन। कॉल फॉर A5 याद रख लें। कंफर्म्स डायग्नोसिस, जेनेटिक टेस्टिंग आपसे पूछेंगे तो ये कंफर्मेशन जेनेटिक टेस्टिंग की है, और कॉल फॉर A5। अब क्योंकि एलपोर्ट हर का नहीं आपने याद रखना, पर एलपोर्ट एक बहुत आता भी है, मतलब मैंने बहुत इसके केसेस देखे भी हैं, तो आप इसका जेनेटिक टेस्टिंग का जो है वो 4A5 A3 ये सब याद रखें, ये तीनों याद रखें। और रीना बायोप्सी कंफर्म करेगी जीबीएम थिकनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कंफर्म जीबीएम थिकनिंग, थिनिंग, स्प्लिटिंग। So it has a worse prognosis in males, X-linked hemizygotes जो होंगे, एंड स्टेज रीनल डिजीज उनको बिफोर एज 30 हो ही जाएगी 75% में। दैट्स रियली बैड। एंड पुअर आउटकम हमारे पास क्या होगा? ग्रॉस हेमेचूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, और स्वे जीबीएम थिकनिंग होगी, इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस हो गई। ट्रीटमेंट इसकी कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यू ओनली कैन डिले द सीकेडी प्रोग्रेशन, एंड आप एस इनहिबिटर आप करेंगे, इसने क्या करना है? वही रिड्यूस करना है प्रोटीनूरिया एंड स्लो नेफ्रॉन इंजरी करनी है एस और आर्ब ने, ठीक है। और मैनेज करेंगे कॉम्प्लिकेशन जिसमें हाइपरटेंशन, एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। डायलिसिस करेंगे कि develop anti-GBM nephritis post-transplant, especially young males. Thankfully कि kidney transplant you can go with kidney transplant। Gene therapy under research है, लेकिन कोई नहीं है अभी इसका immunosuppressive benefit। तो टाइप 4 कोलेजन है, बायोप्सी पे आपको ये मिल सकता है A3। स्किन बायोप्सी, कॉमन इनहेरिटेंस, एक्स लिंक, कोल 4 A5 है, ट्राइड मैंने आपको बता दिया है।
पैथोग्नोमिक आपके पास एंटीरियर लेंटिकोनस होगा और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स C3 नॉर्मल होगा, ठीक है। ACE inhibitor ARB है एंड ESRD by 30 years is very common। इसके ये 3 MCQs हैं। acute post streptococcal glomerulonephritis हमारे पास जो है PSGN, we remember it with the very common thing कि cola colored urine। इसमें आपके पास क्या है, इट्स एन इम्यून मीडिएटेड acute nephritic syndrome after nephrogenic group A beta hemolytic streptococcal gas infection, group A beta hemolytic streptococcal infection। तो दिस इज इम्यून मीडिएटेड बिकॉज होता है इसमें क्या है, मैं आपको आगे बता देती हूँ, पहले हम थोड़ा सा इसका देख लें। प्रेजेंट विद ग्रॉस हेमेचूरिया, एडीमा, हाइपरटेंशन, ये चारों चीजें, ग्रॉस हेमेचूरिया होगा, एडीमा, हाइपरटेंशन प्लस माइनस रीनल डिसफंक्शन, ये तो क्लासिक नेफ्रिटिक के यही बात है, ये चार चीजें। वन ऑफ द कॉमनेस्ट ग्लोमेरुलर कॉजेज ऑफ ग्रॉस हेमेचूरिया इन चिल्ड्रन, टिपिकल लेटेंसी ये देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है आईजीए से 1 to 2 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, 3 to 6 वीक्स आफ्टर पायोडर्मा। स्किन के इन्फेक्शन ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन कर भी सकते हैं कि अगर आपको उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकल मतलब यूआरटीआई के बावजूद, यूआरटीआई के अलावा अगर वो लिखना चाहे तो वो ये लिख सकते हैं कि स्किन का इन्फेक्शन उसको 3 से 6 हफ्ते पहले हुआ था, तो आपको फिर ये सोचना है कि हाँ ये तब भी पीएसजीएन हो सकता है। पीके जिन्होंने बता दिया 5 to 12 ईयर्स है और स्पोरेडिक होता है मोस्टली, ठीक है। और चीज जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि सेलेक्ट क्योंकि भाई सेलेक्टिव नेफ्रिटोजेनिक गैस एम सीरोटाइप्स हैं, दीज आर सर्टेन टाइप्स। फेरेंजाइटिस पायोडर्मा वार्म मंथ्स में होगा, फेरेंजाइटिस कोल्ड मंथ्स में होगा, ठीक है। और दूसरा यही है कि क्लस्टरिंग में होगा। अदर ऑर्गेनिज्म कैन कॉज पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें स्टैफ एस, नमोनी, ग्राम नेगेटिव फंगाई वायरसेस हैं। अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट करने वाली है वो सिंपल सी है कि जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो इसीलिए होता है कि इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे पहले आप पैथोलॉजी पढ़ लें। लार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई डिफ्यूज मेसेंजर प्रोलिफरेशन अर्ली पीएम, मतलब ये वही सेम डिफ्यूज मेसेंजर प्रोलिफरेशन होगी, इसके अंदर स्वेयर केस में क्रीसेंस होंगे। इम्यूनोफ्लोरेंस पे आप याद रखें लंपी बम्पी आईजीजी या C3 होगा लॉन्ग जीबीएम, इसमें C3 डिपॉजिट होगा साथ आईजीजी के, जिसकी वजह से ये देयर वुड बी लंपी बम्पी अपीयरेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपके पास हम्स होंगे एंड इट में करस्पॉन्ड टू इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बेसिकली सिंपल सी इमेज मैंने इसलिए बनाई है कि यहाँ पे ये जो सारी डेपोजिशन हो रही होती है ना, वो जो गैस का हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो हमारे पास है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, वो मिमिक करता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है उसकी, ठीक है। एंड दैट वो जब मिमिक कर रहा होता है एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज में कॉज रिएक्ट विद ग्लोमेरुलर एंटीजेंस and it is immune mediated injury with depressed serum C3। प्रपोज मैकेनिज्म में उन्होंने अगेन वही बात की है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री है जिसमें एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज कॉज रिएक्ट विद ग्लोमेरुलर एंटीजेंस, ठीक है। कि जो ये एंटीबॉडीज हैं दे विल मिमिक एज ग्लोमेरुलर एंटीजेंस एंड इट विल कॉज क्रॉस रिएक्ट विद द एंटीबॉडीज। इसको आप नहीं भी हम रीड करें तो खैर है, लेकिन यहाँ पे ये बस याद कर लें कि इम्यून मीडिएटेड इंजरी विद डिप्रेस सीरम C3। क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया है दैट कैन लीड टू ग्रॉस हेमेचूरिया विद एक्यूट किडनी इंजरी। अडीमा पहले पेरिऑर्बिटल होगा फिर जनरलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ हाइपरटेंशन और ओलिग्यूरिया है। इसमें हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी है व्हिच कैन प्रेजेंट विद हेडेक, विजुअल चेंज, सीजर्स और हार्ट फेलियर, पर्मनरी एडीमा। यहाँ पे प्लीज ये याद रखें कि इसका रिस्क हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी है। एक जैसे उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है पीएसजीएन का, और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज बताई कि उसको हेडेक, विजुअल चेंज और सीजर्स हो रहा है, तो उसका आंसर क्यू बैंक में लिखा यूरीमिक एन्सेफेलोपैथी, जबकि कहीं भी नेल्सन के अंदर यूरीमिक एन्सेफेलोपैथी का नाम नहीं है, तो इसका आंसर इराटा में फिर करेक्ट किया हुआ है हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। नेल्सन की एक एक लाइन पढ़ने का आपको ये जरूर फायदा होगा।
मिनॉरिटी में नेफ्रोटिक होगा। एटिपिकल अगर आपको आ जाए तो उसमें सब क्लिनिकल डिजीज होगी, विदाउट इनिशियल यूरिनरी चेंजेस होगा, एंड इट में हैव अ पेपरिक रैश जो कि आईजी वेस्कुलाइटिस, और आईजी वेस्कुलाइटिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, तो आप इसको इसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। कोर्स में acute phase resolve in 6 to 8 weeks and microscopic hematuria may persist 1 to 2 years। ये उन्होंने आपको एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि what is that one specific thing जो सबसे लास्ट में सेटल होती है, उसका आंसर है माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। और प्रोटीन, अब फिर अगर देखें, अगर इन्होंने इस दफा ये पूछा ना माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया में प्रेजेंट, तो नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेंगे कि प्रोटीनूरिया कब तक होता है, तो याद रखें कि 4 to 6 weeks तक ये नॉर्मलाइज हो जाता है। यूरिन एनालिसिस में आपको हेमाटूरिया, आरबीसी कास्ट मिलेंगे। आरबीसी कास्ट आपको मिलेंगे बिकॉज इट्स अ ग्लोमेरुलर डिजीज। प्रोटीनूरिया मिल सकता है। सीबीसी में आपको पास अनीमिया होगा बिकॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन। हेमोलिसिस, रीनल डिसफंक्शन होगा। कॉम्प्लीमेंट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पढ़ने वाली है, लो C3, सी फॉर यूजली नॉर्मल। अब एक एमसीक्यू उसके अंदर भी इराटा में गलत आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, इराटा में ठीक किया हुआ है, उसमें यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पीएसजीएन को उन्होंने सिनेरियो दिया और उसमें उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू डायग्नोज, हाउ कैन यू डायग्नोज, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो उसके अंदर जो उन्होंने आंसर करेक्ट दिया हुआ है, लो C3 सिर्फ दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है लो C3, सी फॉर यूजुअली नॉर्मल। तो ये ही एक जो नेक्स्ट ऑप्शन है, एक ऑप्शन है लो C3, नेक्स्ट ऑप्शन है लो C3 एंड नॉर्मल C4। तो यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन जिसमें होगा लो C3 एंड नॉर्मल C4। और CH50 भी इसमें डिक्रीज होता है, इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट लेवल। अच्छा, एविडेंस आपको कैसे करनी है, एएसओ टाइटर्स डेफिनेटली आपको करवाने हैं, ठीक है। एंटी डीनेज भी, आप स्किन अगर हो इन्वॉल्व तो आप इसमें करवा सकते हैं। और स्टेप्टोजाइम स्किन स्क्रीन में भी यूजफुल, लेकिन एएसओ टाइटर्स डू रिमेंबर। अगर जैसे टॉक्स में ये आया भी था स्टेशन, तो आप इस तरीके से याद रखें कि अगर फेरेंजाइटिस का सिनेरियो तो आपने उसमें एएसओ बोल देना है। ये नहीं हो कि आप उन्होंने आपको स्किन का दिया और आप कह रहे हो कि हाँ एएसओ आप टाइटर्स कराएंगे, लेकिन पहले आप एंटी डीनेज बी बोले और फिर स्टेप्टोजाइम बोले। चेस्ट एक्सरे करवाएं हार्ट फेलियर रेस्पिरेटरी साइंस के लिए, एमआरआई ब्रेन करवाएं अगर न्यूरो साइंस है, प्रेस हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और कंसिडर रीनल बायोप्सी ओनली। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ओनली रीनल बायोप्सी ओनली इफ एक है नेफ्रोटिक नो स्ट्रेप एविडेंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। व्हाई? बिकॉज ये इंडिकेशन आपसे पूछ सकता है। और प्रेस होता है पोस्टीरियर रिवर्सिबल एनकेफेलोपैथी सिंड्रोम। हाइट कंसिडर करेंगे जब अगर एकिया हो, नेफ्रोटिक हो, स्ट्रेप, क्योंकि नेफ्रोटिक सिर्फ लेस देन 5% में हो रहा है, कोई स्ट्रेप्टोकोकल एविडेंस आपको ना मिल रहा हो, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, और परसिस्टेंट नॉर्मलिटीज मोर देन 2 months हो। हर डिजीज का रीनल बायोप्सी यू हैव टू रिमेंबर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अदर जो एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होंगे विद लो कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हमारे पास एमपीजीएन है, लूपस नेफ्राइटिस है, शर नेफ्राइटिस है। लूपस में दोनों ही C3 C4 दोनों ही कम होता है, ठीक है। एमपीजीएन में C3 कम होता है। नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट कॉजेज में अगर नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेवल्स आपको मिल रहे हैं तो फिर हमने डिस्कस किया कि आईजी नेफ्रोपैथी होगी, ठीक है। और एंटी जीबीएम डिजीज याद रख लें। पोस्ट इन्फेक्शियस में आपके पास नॉन स्टेप, जिसमें स्टेप नहीं रीजन आपको मिला तो देन अगेन स्टैफ हो सकता है, वायरसेस फंगाई हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन आपके पास हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी 10% है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वो आपसे कॉम्प्लिकेशंस में पूछ सकते हैं। देन हार्ट फेलियर है, फिर हाइपरकैलीमिया, एसिडोसिस, यूरीमिया और सीजर्स है, ठीक है। नंबर 1 लेकिन हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी ही है। और वो भी अगर ये 10% है तो दीज आर लाइक रियली लाइक मतलब डाउन द लिस्ट। डायलिसिस में भी रिक्वायर्ड ट्रांजिट फॉर स्वेयर एक है। कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन में आपके पास ट्रीट हाउस होल्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद डॉक्यूमेंटेड गैस इन्फेक्शन, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, and note early antibodies for index rod skin infection do not eliminate risk of glomerulonephritis. You have to provide supportive care, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड को बचाना है, हाइपरटेंशन को बचाना है, सॉल्ट वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी है। अगर एडीमा हो रहा है तो यू ऐड लूप डायूरेटिक्स फॉर एडीमा और हाइपरटेंशन। और जो एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं उसमें आपके पास इसके ऊपर भी सिनेरियो आया है कि पीएसजीएन आया है पेशेंट, उसको हाइपरटेंशन है, तो उसका उसमें आपने क्या यूज करना है।
एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा होगा? तो उसका आंसर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेजोडाइलेटर्स है एंड देन एस इनहिबिटर्स। फर्स्ट आंसर इज सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. You can give 10-day penicillin course to eradicate gas if it is proven and limit transmission, and then manage the metabolic derangement जिसमें हमने आपको बताया कि hypercalcemia हो सकता है, acidosis हो सकता है, and consider dialysis if indicated. सो इम्पोर्टेंट चीज इसमें याद रखने वाली क्या है मैनेजमेंट में कि एंटी हाइपरटेंसिव आप कौन सी दें? फर्स्ट चॉइस आपकी सीसीबी हो। जब उन्होंने इस तरह लिखा होता है तो वो इसका यूजुअली यही मतलब होता है कि फर्स्ट चॉइस ये होगी। मैनेज करें मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स को, और 10-day पेनिसिलिन दे सकते हैं। 95% recover completely, which is an excellent prognosis, and C3 should normalize by 6 to up to 10 weeks. अगर persistent हो रहा है, then you have to reconsider diagnosis. You have to think about membranoproliferative glomerulonephritis. लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में आपको, अगर लॉन्ग टर्म आपको persistent माइक्रोस्कोपिक above 1 to 2 years मिले तो मॉनिटर बीपी एंड यूरिन एनालिसिस। फिर उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 to 2 weeks आपने, मैंने आपको बताया पोस्ट फेरेंजाइटिस है, लो C3 C4 नॉर्मल नियर नॉर्मल। ठीक है, पैथोग्नोमिक आपके पास क्या होगा? लंपी बम्पी, जिसमें IgG प्लस C3 डिपॉजिट्स होंगे। सब एपिथेलियल हम्स होंगे, ग्रैनुलर लंपी बम्पी होगा। बेस्ट सिरोलॉजी ASO टाइटर्स थ्रोट के लिए, एंटीडिनेज बी स्किन के लिए, एंड स्ट्रेप्टोजाइम यूजफुल होगा। इंडिकेशन फॉर बायोप्सी याद करें, मेजर रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी, ठीक है, हार्ट फेलियर, टी फ्लूइड हाइपरटेंशन, एंड प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट। हेमाचूरिया कैन लास्ट 1 to 2 years। इसमें हर लाइन, इसमें से भी MCQ है, इसमें भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। These are the relevant MCQs of PSGN. फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ऑल्दो इसमें से एक ही MCQ है तो हम इसको थोड़ा सा रैपिडली करेंगे, लेकिन है ये फिर भी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन इसमें क्या है? कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स है, रेयर इन चिल्ड्रन। सो विल जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी इज इडियोपैथिक एंड सेकेंडरी could be due to any systemic illness. In children, secondary is more common than primary, and we'll read the reasons in the further slides. एंड इट प्रेजेंट्स इन सेकेंड डेकेड। सो अगर पीडियाट्रिक भी है तो वो आपको जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वो 17-18 इस एज में कर रहा होता है। और माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया हो सकता है, ग्रॉस हिमेचूरिया अनकॉमन है, एंड अर्ली रिकग्निशन ऑफ अगर आप कर लें तो वो इम्प्रूव हो जाता है। जो एक MCQs पे आया ना वो ये चीज़ है। उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है, इसी MPGN का सिनेरियो दिया और उसके उसमें पूछा हुआ है कि क्या कॉज हो सकता है उसका। तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी उसका आंसर है, पार्ट 2 के सिनेरियो का है, पार्ट 2 में दिया हुआ है एग्जाम में। ऑटोइम्यून में आपके पास SLE इट्स अ कॉमन कॉज, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, मेडिकेशंस में आपके पास पेनिसिलामीन गोल्ड, अच्छा ये भी याद रखें, गोल्ड को भी याद रखें। जो चीज़ आपको इससे स्ट्राइक करे ना वो आपको भी अगर स्ट्राइक करी तो एग्जामिनर को भी स्ट्राइक करेगी। एग्जामिनर एट द एंड इज अ ह्यूमन लाइक यू। न्यूप्लेजिया न्यूरोब्लास्टोमा ये एसोसिएशन है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको GBM थिकनिंग मिल सकती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रैनुलर IgG3 दोनों डिपॉजिट होंगे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको मेम्ब्रेन लाइक GBA रिएक्शन होगा। ठीक है, ये याद बस कर लें, एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंजरी है। मोस्टली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्लोमेरुलोपैथीज इसीलिए हो रही होती हैं। तो थोड़ा पैथोजेनेसिस प्राइमरी सेकेंडरी का हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी है वो एक्सोजीनस एंटीजन, जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन ड्रग्स होगा, जैसे हमने यहाँ पे इसको याद कर लें कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, कंजेनिटल सिफिलिस, और इवन मलेरिया के साथ भी रिपोर्टेड है। प्राइमरी में PLA2R पोडोसाइट रिसेप्टर इज अ मेजर टारगेट एंटीजन। तो कुछ पता नहीं चलता, ये पूछ लें कि सेकेंडरी का जैसे उन्होंने पीछे पूछा तो प्राइमरी का पूछ लें, इरिस्पेक्टिव के एडल्ट में कॉमन है। लेकिन आप याद कर लें कि anti-PLA2R एंटीबॉडीज डिटेक्टेबल इन मेनी इडियोपैथिक MN केसेस। थोड़ा इसका नीचे रिजल्ट मैकेनिज्म यही है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पोडोसाइट इंजरी, और पोडोसाइट इंजरी हो गई तो डेफिनेटली अल्बुमिन एंड अदर प्रोटीन्स विल पास थ्रू। क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है,
ठीक है, जिसमें आपको पता है एडीमा, प्रोटीनूरिया, हाइपरएल्बुमिनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया 4 चीजें क्लासिक है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाई रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट यूजुअली नॉर्मल होंगे, मे बी लो इन सेकेंडरी, जो कि हमारे पास एसएलई में होता है, दोनों ही लो होते हैं। एंड कंसिडर एज एंड रिस्क फैक्टर्स टू सस्पेक्ट प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। और अगर बच्चा 10 साल से ज्यादा हो और नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसके पास आपको मिल रहा हो, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूजुअली लेस देन 10 में होता है, और हम अगर 10 से ऊपर में आ रहा होता तो हम उसे कह रहे होते एटिपिकल आ रहा है, हेमचूरिया हो रहा है, सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया हो रहा है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट एम एंड देन। माइक्रोस्कोपिक हेमचूरिया में आपके पास हमने बताया कि वो कॉमन है, ठीक है, हाइपरटेंशन होगी, और इसी तरीके से आपको वो बताएंगे, वो यही कहेंगे कि पेशेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ है और उसको माइक्रोस्कोपिक हेमचूरिया हो रहा है और साथ हाइपरटेंशन है, तो आपने सोचना कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकती है। और फिर उन्होंने जो आगे एमसीक्यू दिया है कि इसका क्या ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, तो फिर उसका आंसर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, कुछ ऐसा एमसीक्यू है। कॉम्प्लीमेंट लेवल्स अगेन बता रही हूँ कि नॉर्मल हो सकते हैं, इट मे बी लो इन सेकेंडरी, जैसे कि एसएलई नेफ्राइटिस में है। ठीक है, हम इधर आ गए थे कि PLA2R एंटीबॉडी टेस्टिंग जरूरी है प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के लिए, रीनल बायोप्सी कंफर्म करती है, तो इसलिए अगर कंफर्मेटरी टेस्ट का पूछा जाए तो दैट इज रीनल बायोप्सी। और सिनेरियो आपको इस तरीके से आएगा कि चाइल्ड 14 ईयर्स है, 15 ईयर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हेमेचूरिया और सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया उसको हो रहा है, और हाइपरटेंशन भी दे सकते हैं साथ। और अगर आ रहा है तो देन यू हैव टू स्क्रीन फॉर सेकेंडरी कॉज, जिसमें एसएलई हमारे पास और सिफिलिस है और हेपेटाइटिस बी है। And keep in mind the thrombotic complication, because that can come up with nephrotic syndrome because it's a hypercoagulable state. और स्पॉन्टेनियस रिमिशन है पॉसिबल विद लो ग्रेड प्रोटीनूरिया, ठीक है, वेरिएबल वैसे बाकी उसका पूरा इंटायरली कोर्स है। फिर उन्होंने बताया कि पीडियाट्रिक सीरीज में जो है वो 20% सीकेडी होगा, 40% एक्टिव एंड 40% रिमिशन में। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में आपके पास हाई लेवल प्रोटीनूरिया है, रिड्यूस जीएफआर है, जहां पे भी जीएफआर रिड्यूस हो रहा होगा दैट इज डेफिनेटली अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। बायोप्सी क्रॉनिसिटी मतलब बायोप्सी पे बार बार वही चीज आ रही है कि डैमेज आ रहा है, इंटरस्टिशियल ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस आ रहा है। एंड अगर आप अर्ली पिक कर लें, आपके पास आ गया है और आप फिर पिक कर लें, डेफिनेटली ट्रीट द डिजीज दैट द पेशेंट इज हैविंग एट द मोमेंट। मतलब अगर वो उसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आपने पिक कर लिया है तो ठीक है, उसको ट्रीट तो करना ही है, लेकिन आपने देखना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है और फिर रीजन को ट्रीट करें। ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है कि ट्रीट कॉज करें, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, सपोर्टिव में एस आर्ट दें टू रिड्यूस प्रोटीनूरिया, एडीमा कंट्रोल, लिपिड मैनेजमेंट, ठीक है, ये नेफ्रोटिक के लिए। एंटीकोगुलेशन आप करें क्योंकि वेन थ्रोम्बोसिस से भी बचाना है, और हाइपरकोगुबल स्टेट है क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्वेयर अगर हो जाए और उसके अंदर स्ट्रोक्स हो सकते हैं, तो एंटीकोगुलेशन आप दें। इम्यूनोसप्रेस करें, लेकिन इसमें लिमिटेड है, सो यू मे गिव प्रेडनिसोलोन, बट ये थोड़ी रिमिशन भी करा सकता है, बट लाइक अभी इतनी इस पे एविडेंस नहीं है। और वही है सेम, अगर स्टेरॉइड नॉन रिस्पॉन्सिव होगा तो जैसे हम नेफ्रोटिक में करते हैं, यू कैन ऐड साइक्लोफॉस्फामाइड। एंड रिटुक्सिमैब स्ट्रॉन्ग एडल्ट में है लेकिन हम बच्चों में नहीं है। तो यहाँ पे आपने कैसे बच्चे को ट्रीट करना है कि आप उसको कॉज ट्रीट पहले करेंगे, फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एंटीकोगुलेशन एक उसको प्रोवाइड करेंगे, एंड देन इम्यूनोसप्रेशन। सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी इन पीड्स, थिंक एसएलई, एचपीवी, कंजेनिटल सिफिलिस एंड मलेरिया। मलेरिया बहुत रेयरली है लेकिन फिर भी रिपोर्ट किया गया कुछ केसेस में। पेंसिलामीन एंड गोल्ड। पैथोलॉजी में आपके पास क्या होगा, जीबीएम थिकनिंग हो सकती है, ग्रैनुलर IgG-C3 पैटर्न होगा, PLA2R भी पॉजिटिव होगा प्राइमरी में। कॉम्प्लीमेंट्स इसमें यूजुअली नॉर्मल होंगे जबकि सेकेंडरी में ये लो हो सकता है। आरबीटी का आपके पास एक चांस रहेगा। बायोप्सी इंडिकेशन में क्या है, मोर देन 10 इयर्स विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हेमेचूरिया प्लस सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया, और कंफर्मेशन भी बायोप्सी पे ही होगी आपको। और बस ये एक एमसीक्यू दिया।
पर आपने देखे सारा याद रखना है, वो आपको पूरा सिनेरियो बिल्ड करके बाद में कुछ और पूछना, बाद में पूछना कि हाँ इसका क्या, और एचपीवी की जगह कंजेनिटल सिफिलिस ऑप्शन दे दें। फिर हमारे पास आता है मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके इंट्रोडक्शन में आप ये देख लें कि इट्स ए मेसेंजर कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड a chronic glomerulonephritis causing nephrotic nephritic syndrome। older children में होगा, adolescent में होगा, primary idiopathic ही होगा, secondary is more common and linked to chronic infection just like membranous nephropathy because both are the same thing linked together and it can occur as a part of lupus nephritis। लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या मिलेगा, ये चीज याद रख लें, डबल कंटोरिया ट्रैक अपीयरेंस, उसमें आपको मिल सकती है। अगर आपको क्रीसेंस मिल रहे हैं देन दैट इज अ पुअर प्रोग्नोसिस। दो क्लासिकल टाइप्स हैं आपके पास, एमपीजीएन एंड डेंस डिपॉजिट डिजीज। इसके ऊपर जो एमसीक्यू आपको आएगा वो इसी तरीके से आएगा कि डेंस, जैसे टाइप 1 है एमपीजीएन है, टाइप 2 डेंस डिपॉजिट है, तो टाइप 1 में उसे लिखा होगा कि मेसेंजियल एक्सपेंशन एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन, ठीक है, और टाइप 2 में डेंस डिपॉजिट ही लिखे होंगे कि डेंस डिपॉजिट है तो क्या हो सकता है। दोनों में से एक चीज मेंशन की होगी, बस डायग्नोसिस पूछा होगा। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको टाइप 1 में क्या मिलेगा, सब एंडोथेलियल मेसेंजियल डिपॉजिट्स। एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा हुआ है कि अगर सब एंडोथेलियल मेसेंजियल डिपॉजिट है तो इसका ये क्या हो सकता है, तो इसका आंसर एमपीजीएन होगा। और टाइप 2 में आपके पास डेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीबीएम है, लेमिना डेंसा। टाइप 1 क्यों होगी, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से होगी, जिसकी वजह से इट विल लीड टू मेसेंजर प्रोलिफरेशन, ठीक है, सब एंडोथेलियल डेपोजिशन होगी। टाइप 2 क्यों होगी, क्योंकि डेंस डिपॉजिट्स हो रहे होंगे, इट्स नॉट इम्यून मीडिएटेड एंड देयर इज अनदर C3 नेफ्रेटिक फैक्टर स्टेबलाइज करेगा कन्वर्टेज को, और फिर परसिस्टेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती रहेगी जिसकी वजह से C3 लो हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास मोस्टली सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ में होगा, जस्ट लाइक द एमएन, और इसमें प्रेजेंटेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एंड नेफ्रिटिक भी हो सकती है, और एसिम्प्टोमेटिक हेमोचूरिया प्लस प्रोटीनूरिया, तो देयर कैन बी एनी प्रेजेंटेशन। Hypertension is quite common. C3 low in majority remains low more than 8 weeks. Renal vein thrombosis is rare जब जैसे कि more in MN दिया जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई सिनेरियो दे देना जिसके अंदर वो रीनल आरबीटी मेंशन हो विद द सिनेरियो के नेफ्रोटिक है, मोर देन 10 इयर्स एज है, और हेमोचूरिया है, हाइपरटेंशन है, तो रीनल वेन का दे तो फिर आपने इसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी को सोचना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें परसिस्टेंटली लो रहते हैं सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल्स, C3 लेवल्स लो रहेंगे, जबकि आपके पास पोस्ट इन्फेक्शियस जीएन के अंदर ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इसके ऊपर भी बस वैसे दो ही एमसीक्यू हैं, एक मैं आपको भी थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके बाद फिर हम एक मैं आपको रीड आउट भी कर देती हूँ। एक तो क्लासिक यही है जो मैंने आपको बताया, नेफ्रोटिक पिक्चर है विद हाइपरटेंशन, रीनल बायोप्सी पे क्या है, मेसेंजियल सब एंडोथेलियल डिपॉजिट, इसका डायग्नोसिस क्या है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और एक है नेफ्रोटिक चाइल्ड वाज, ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का है, नेफ्रोटिक चाइल्ड वाज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, तो इसका क्या हिस्टोलॉजी होगी, और उसका आंसर है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, एफसीपीएस पार्ट 2 का है। तो इसमें भी आप ये देख लें कि शंट नेफ्राइटिस डिफरेंशियल में आप क्या, आईजी नेफ्रोपैथी, लुपस नेफ्राइटिस, C3 ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी, शंट नेफ्राइटिस, chronic infections, HBV, HCV, these seem to be linked very much with MPGN and MN. It has a poor prognosis if it is left untreated, और खासतौर पे टाइप 2 में, ठीक है, एंड पुअर प्रेडिक्टर्स में आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड GFR है, और ये है कि आप प्राइमरी कॉज ट्रीट कर दें जैसे कि HBV और SLE, देन इट हैज अ गुड प्रोग्नोसिस। ट्रीट करें सेकेंडरी कॉज को, हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन को, एंटीबायोटिक्स फॉर एंडोकार्डाइटिस, शंट नेफ्राइटिस, ट्रीट करें SLE को, ट्रीट करें कॉज। अगर आपके पास इडियोपैथिक है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रेडनिसोलोन ऑल्टरनेट डे प्रोलॉन्ग फॉर 1 to 2 years, ठीक है।
This may improve proteinuria and preserve GFR. और steroid cyclophosphamide या mycophenolate mofetil used in resistant cases, जैसे हम करते हैं नेफ्रोटिक में. ACE ARB जरूर दें because it has a role in reducing proteinuria by increasing renal perfusion, and manage whatever is associated with it, जैसे infections, edema, hypertension. अगर आपको प्रूवन हो रहा है कि C3GN है ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और आपने सब कुछ इतना अच्छा आंसर दे दिया, ओके, पार्ट 2 में लॉन्ग केस में आपसे आखिर में पूछें कि एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस क्या हैं. हाई यील्ड IMM पॉइंट्स के लिहाज से नेफ्रेटिक प्लस नेफ्रोटिक फीचर्स होंगे, ठीक है. डबल कंट्रोल या ट्राम ट्रैक अपेरेंस होगा. लो C3 परसिस्टेंट लो C3, अगर कहीं वर्ड यूज हो गया ना परसिस्टेंट लो C3, डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, इट इज MPGN, ठीक है. बियॉन्ड 8 वीक्स एक की फीचर है इसका. टाइप 1 क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, टाइप 2 में डेंस डिपॉजिट है, और बायोप्सी एसेंशियल है डायग्नोसिस और टाइपिंग के लिए. हाई ESRD रिस्क है अगर आप अनट्रीटेड छोड़ दें. मेन आपने क्या करना है, जो ट्रीट कॉज है HBV HCV और SLE उसको आप ट्रीट करें और ऑलवेज एक्सक्लूड देम. अब हमारे पास आता है लूपस नेफ्राइटिस, जिसके बारे में हमने बार बार पीछे पढ़े थे. इसके भी की डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं. आपने जो बेसिकली देखें इसको पढ़ें जरूर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप ये सारा पढ़ेंगे. लेकिन ये जो C3 कॉम्प्लीमेंट लेवल्स और फिर एक एक जो मैं फाइंडिंग बता रही हूँ इनको आपने, अब मैं बार बार नोट्स में अपने वीडियोस में कहा है कि जब भी आप ये मेरी वीडियोस देखें अपने नोट्स बनाएं तो प्लीज लिखते जाएं. मेरी स्पीड इतनी नहीं होती कि आप लिख ना पाए. आप अगर रिकॉर्डिंग भी सुन रहे, यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड देन अपने हैंड रिटन नोट्स आर सो इम्पोर्टेंट. आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ. कोई फायदा नहीं है आपके पैसे देने का, और कोई फायदा नहीं होगा कि आप बस सोचेंगे कि अच्छा मैंने एक दफा वीडियो देख ली तो मुझे आ जाएगा. नहीं आएगा. इवन मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ और कुछ टाइम बाद हो सकता है मुझे भी भूल जाए, बिकॉज ये इतना ऐसा ही है नेल्सन, और इसमें बहुत सारे डेंस टॉपिक्स हैं, इट्स वोलेटाइल. तो हमारे पास ल्यूपस नेफ्राइटिस है, उसमें हम थोड़ा सा ऐसे लिखा उन्होंने बताया हुआ है कि लेकिन ल्यूपस पे हम क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करते हैं नेफ्राइटिस पे. मेजर ड्राइवर ऑफ मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी इन पीडियाट्रिक एसएलई, ठीक है. टिपिकल एसएलई फीचर्स में आपको पता है फीवर, वेट लॉस, रैश होता है, साइटोपिनिया, अर्थराइटिस, सीरोसाइटिस, CNS इन्फेक्शन हो सकते हैं. ऑटो एंटीबॉडीज में आपके पास एना और एंटी-DS DNA होता है, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक. प्लस इम्यून रेगुलेशन होती है, जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंड दैट इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर डिपॉजिटेड इन स्मॉल वेसल्स इंक्लूसिव ऑफ ग्लोमेरुलाई, एंड दैट विल लीड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. जहाँ डिपॉजिट होंगे वहां पे तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, बट दे बिकॉज दे एक्ट लाइक एंटीजेंस. जैसे PSGN में भी जो स्ट्रेप्टोकोकल हमारे पास इन्फेक्शन है, गैस है, ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक, उसने भी ऐसे ही करना होता है कि वहां पे जाके एज ग्लोमेरुलर एंटीजन को मिमिक करना होता है. तो सेम ये सारी चीज होती है कि ये मिमिकिंग, इसमें तो मिमिक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ, तो उससे फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है. इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, देन दे डिपॉजिट. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इसको मैंने इसलिए क्या है, इसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी और C3 C4 दोनों लो होंगे. आपके पास आएगा जो भी ऑप्शन आएगा, जब भी आएगा वो यही मेंशन करेगा, ये नहीं करेगा कि लो C3 नहीं, C3 C4 दोनों लो. और इसके साथ जो हमारे पास CH50 एक और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है वो भी आ सकता है, वो भी लो. गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास किडनी बायोप्सी है, ठीक है. फिर उसके अंदर आपने उन्होंने बताया हुआ है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको क्या मिलेगा. वाइल्ड लूप लीजन्स पे आपको सेमेंटोथेलियल डिपॉजिट मिलेंगे. वाइल्ड लूप लीजन्स आपको मिल रही है. एक्टिव लीजन्स में आपको क्या मिलेगा, हाइपरसेलुलरिटी होगी, क्रीसेंस होंगे. क्रीसेंट जहाँ पे भी आपको मिले प्रोग्नोस्टिक पुअर फैक्टर है. क्रॉनिसिटी में आपको ग्लोमेरुलर सिक्रोसिस वही है सेम, टिपिकल, बिकॉज सबका मैकेनिज्म तो सेम ही होगा ना. कॉम्प्लीमेंट के बाद आगे वही होने वाला है जो होगा. नेक्रोसिस होगा, क्रीसेंट डिपॉजिट होगा, स्क्लेरोसिस, फिब्रोसिस, and then at the end atrophy. ये जस्ट सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया क्योंकि ये नेल्सन ने दिया हुआ है. एंड डू नॉट मिस एनीथिंग फ्रॉम नेल्सन, आई कीप ऑन सेइंग इट बिकॉज मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा होता है कि हाँ पढ़ याद रखना हो या ना रखना हो, बस आंखों के सामने जरूर हो, ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन WHO की तरफ से है, जिसमें क्लास 1 2 3 4 5 6 है. और इसी पे आपकी ट्रीटमेंट भी बहुत डिपेंडेंट होती है कि क्लास 1 है, 2 है,
थोड़ा हम इसका नाम फिर भी पढ़ लेते हैं। क्लास 1 में मिनिमल मेसेंजियल है, क्लास 2 मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव है, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। और क्लास 3 में फोकल प्रोलिफरेटिव है, 4 डिफ्यूज है, 5 मेम्ब्रेनस है, 6 एडवांस क्लोरोजिंग है। आप याद रखें तो ज़रूर रखें, स्पेशली आप टॉक्स के स्टेशन में। फिर भी इट्स आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे पूछ ले, लेकिन फिर भी इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमें थेरेपी के लिए भी गाइड करना होता है। 80% pediatric SLE develop nephritis, often within 1 year of SLE diagnosis, so it is so important. 1 to 2 में आपके पास क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, सबनेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया, नॉर्मल GFR। 3 to 4 में आपके पास हेमेचूरिया प्रोटीनूरिया होगा, एक्टिव सेडिमेंट होगा, हाइपरटेंशन है। एंड क्लास 5 में नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्री डोमिनेट्स हो जाएगा, एंड देन सीरोलॉजी इज लेस एक्टिव देन क्लास 4। And you have to always assess BP, edema, weight, and neurological status because there is hypertension and encephalopathy risk. Serology में ANA पॉजिटिव होगा, anti-DNS DNA पॉजिटिव होगा because it tracks the activity. अच्छा, इस चीज को याद रखें, ये यहाँ पे लिखा है tracks activity। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चीज आप करवाएंगे तो आपको उसके डिजीज प्रोग्रेशन का या डिजीज का पता चलेगा कि डिजीज हाउ इज द डिजीज गोइंग, तो anti-DNS DNA पॉजिटिव, ये याद रखें। C3 C4 लो होगा एक्टिव डिजीज में, रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर। Indication for biopsy, any urinary abnormality, decreased GFR and active sediment. Biopsy, repose, class, activity, chronicity, जैसे आपको मैंने वो पीछे बताए, वो सारी टेलर थेरेपी प्रोग्नोसिस, मतलब बायोप्सी पे जो आ रही है उस 6 क्लास में से उसमें फिट करना है एंड देन ट्रीट करना है। बेसलाइन लैब्स आपसे पूछे जाएं तो CBC है, CMP है, यूरिन प्रोटीन क्रेट रेशियो कराना है, कॉम्प्लीमेंट कराने हैं, एंटी DS DNA कराना है, एंड BP प्रोफाइल आपने करानी है, ठीक है। और अम, अच्छा, CVM इमेजिंग ऑनली इंडिकेटेड अगर थ्रोम्बोटिक हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस हो, ट्रीट करें टू रिमिशन टारगेट्स, ठीक है। क्लिनिकल करें, एस्ट्रोलॉजिकल करें, मतलब DS DNA डिक्रीज होना चाहिए और C3 C4 ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमारे एस्ट्रोलॉजिकल मार्कर्स हैं। दिस इज टैग, ये प्लीज आपको MCQ में आ सकता है, ठीक है, वो पूछेगा। और फिर यूरिन प्रोटीन क्रेट रेशियो आप करेंगे, सीरियल कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे, anti-DS DNA करेंगे और फॉलो अप करेंगे। बोन हेल्थ, इन्फेक्शन रिस्क, कार्डियोमेटाबॉलिक इवेंट्स बिकॉज यू विल गिव स्टेरॉइड्स। सब क्लास को आपने क्या देना है? प्रेडनिसोलोन। ये तो याद रख लें कि आपने प्रेडनिसोलोन, बाकी जगह पे तो हम बहुत सिलेक्टिव हो रहे थे, पहले हम 3-4 चीजें करते थे, उसके बाद जाके हम दे रहे थे, और कहीं तो उसका फायदा भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली आप प्रेडनिसोलोन दें 1 to 2 mg/kg per day, ठीक है। देन स्लोली टेपर ऑफ 4 to 6 months आफ्टर सीरोलॉजिकल रिमिशन। सीरोलॉजिकल रिमिशन में C3 C4 करना है और DS DNA करना है। फिर इंडक्शन वर्सेस मेंटेनेंस के बारे में बात की हुई है। एडजंक्ट्स में आपके पास स्ट्रिक्ट BP कंट्रोल करना है, एस आर द बेस्ट वन आउट देयर। एडीमा केयर करेंगे, स्टैटिन्स इफ नीडेड बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोलिसिस। रिस्क फैक्टर वैक्सीन करें, और वो भी हमेशा नॉन लाइव। ये तो चीज़ प्लीज याद रखें कि जो भी कोई इस तरह की और जिसमें ऑटो इम्यूनिटी डिजीज हो, उसमें आपने लाइव वैक्सीन तो देनी नहीं होती। इन्फेक्शन को प्रोफाइल एक्सेस करें, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फॉर मोस्ट SLE पेशेंट्स होता है। ये तो आप वैसे भी SLE में दे रहे होते, लेकिन अगर SLE विद रीनल इन्वॉल्वमेंट है तो यू हैव टू गिव हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये रीनल रिमिशन को मेंटेन करती है, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्सिन को आप अवॉइड करें, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करें, एंड देन फीकल मॉनिटरिंग। सो क्या है? प्रेडनिसोलोन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रोल है रीनल रिमिशन में। फिर उन्होंने क्लास के लिहाज से दिए, जो कि मुझे नहीं लगता, पर वही बात है, ये नहीं हो कि दे दें। तो अगर आपके पास, आपको लगे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे एट द एंड, और आपको लगे कि हाँ अभी मेरे पास तो इतना है कि मैं इसको एक दफा देख लूँ, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन 1 हमारे पास ट्रेडिशनल क्या होगा? अगर आपके पास 4 होगा तो आपने मिथाइलेटेड पल्स देनी है और प्लस ओरल स्टेरॉइड देना है, ठीक है। क्लास 3 4 + -5 के लिए ये इंडक्शन थेरेपी। साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। ऑप्शन 2 में हमारे पास माइक्रोफिनोलेट मोफेटल है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? साइक्लोफॉस्फामाइड के उन्होंने थोड़े रिस्क बताए हैं। अच्छा, ये चीज
ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस, क्योंकि दो इसमें से 2 बार एमसीक्यू आए हुए हैं, तो मैंने ऐसा चाहिए आपको टॉपिक नहीं बताना, मतलब क्योंकि 1-2 एमसीक्यूज वाले टॉपिक में उस पर इतना नहीं करती, बिकॉज इट विल बी टू मच फॉर यू टू रिमेम्बर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उन्होंने आगे भी जो क्यू बैंक में 1-2 एमसीक्यू दिए हुए हैं रिगार्डिंग हेमरेजिक सिस्टाइटिस, वो यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हो कि पेशेंट है एसिलिनेफ्राइटिस का एंड द पेशेंट इज ऑन साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, और अभी पेशेंट को हिमेचूरिया स्टार्ट हो गया, तो फिर उसका हेमेटूरिया, एब्डोमिनल पेन हो गया, फीवर हो गया, शॉक लाइक कंडीशन हो गई, तो आपने हेमरेजिक सिस्टाइटिस में ऑप्शन चूज करना है। साइक्लोफॉस्फामाइड की क्या एक रिस्क है, दिस द रिस्क इज हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अगर इफेक्टेड डिजीज हो तो रिटुक्सिमैब, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, मिकोफेनोलेट एंड और एज अ थियोप्रिन, एंड देन यू हैव टू टेपर स्टेरॉइड टू लोएस्ट इफेक्टिव डोज, कंसिडर alternate regime, continue hydroxychloroquine, ठीक है। अगर unless it is causing any uveitis or any other ophthalmological complication, and then monitor CBC, LFTs, urine protein ratio, dsDNA is complement every 1 to 3 months early. मैनेज हाइपरटेंशन, वैक्सीनेट करें, अवॉइड करें लाइव इम्यूनोसप्रेस्ड, बीइंग इम्यूनोसप्रेस्ड जिसमें टीबी, हेपेटाइटिस स्क्रीन इंडिकेटेड है साथ। प्लान करें ड्यूरेशन 2 to 3 years होगी मेंटेनेंस पे। तो इसमें याद यही है कि मेंटेनेंस थेरेपी के लिए दीज टू एजेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कंटिन्यू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। प्रोग्नोसिस is kidney survival at 10 years is 80 with modern therapy, ठीक है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस क्लास 4 का, ये भी आप ये याद कर लें। जो स्ट्राइकिंग चीज है, ऑलवेज रिमेंबर कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस इसमें वो पूछ सकते हैं आपसे किसका हो सकता है, वो क्लास 4 का है। और फिर वही है कि लो GFR प्रेजेंटेशन हो, persistent nephrotic range proteinuria हो। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या कराएगा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। फिर इसमें आपके पास क्या है कि फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेंस आपके पास हो, तो उसमें IgM, IgG, IgM, IgA, ये प्लस ऑल दीज डिपॉजिट्स दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ lupus nephritis. Class 4 worst prognosis, it may have while loops, needs aggressive induction. 3 low C3, this is so important, low C3 C4 plus high anti-dsDNA, active disease normalization का मतलब serological remission. This is our tracker. इंडक्शन में स्टेरॉइड्स और मिकोफेनोलेट है, आईवी साइक्लोफॉस्फामाइड है, और मेंटेनेंस में भी एजाथियोप्रिन या मिकोफेनोलेट है। और इसमें साथ यहाँ पे स्टेरॉइड्स भी हैं जो कि आपने टेपर ऑफ करना है स्लोली। और क्लास 5 में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्योंकि यू हैव टू ट्रीट एग्रेसिवली, स्पेशली इन दिस यू हैव टू आल्सो प्रोवाइड द पेशेंट विद एंटी थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। 3 इसमें से एमसीक्यू है। 3 एमसीक्यू का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर आप इसको समझे कि हाँ बस 3 ही है। अब बहुत रिसेंटली बार बार ये चीज बोलती जाती है कि क्यू बैंक में से अब इतने एमसीक्यूज आते भी नहीं है। आई रिमेम्बर मेरी टाइम पे लिटरली कोई 30% हार्डली रिपीटेड होंगे। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है हस, विच इज हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। सो इसमें हमारे पास क्या है, इट इज अ क्लासिक ट्रायड जिसमें हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, एंड acute kidney injury है, ठीक है। Basically, what do we call it? It is a thrombotic microangiopathy, which is TMA triad. Microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia, acute kidney injury. ये आपको ऐसे ही उठा के एमसीक्यू दे देंगे। कुछ एग्जामिनर्स आपको इतना समझते हैं कि यार अभी तो ये बिल्कुल ही बच्चे हैं, तो लिटरली यही 3 चीजें उठा के दे देंगे कि ये 3 चीजें क्या डायग्नोसिस है। मोस्ट कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड AKI है इन यंग चिल्ड्रन, एंड मेजर कैटेगरीज में हमारे पास इन्फेक्शन इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। एटिपिकल जेनेटिक है, इन्फेक्शन इंड्यूस में रिमेंबर दिस टेक HUS, और उसमें से भी एक स्पेसिफिक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एटिपिकल जेनेटिक हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, एंड सेकेंडरी हो सकता है टू सिस्टमिक डिजीज। स्टेक हर्स जो होगा हमारे पास, वो डायरिया पॉजिटिव होगा 90% में, प्लीज रिमेंबर दिस। ये तो डायरिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको दे रहे होंगे डायरिया, तो आपने ये याद रखना है कि हाँ ये और 90% क्योंकि है।
तो ये बेसिकली स्टेक हमारे पास क्या है, शुगर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्वेयर निमोकोकल डिजीज निमोनिया, स्टेप निमोनी की वजह से हर्स भी हो सकता है। और इसके आगे जो थोड़ी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 90% ये है, फिर ये होगा, फिर ए टिपिकल है, ठीक है। ए टिपिकल में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे डिसरेगुलेशन में भी रिलैप्सिंग ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शंस। ये चीज प्लीज रिमेंबर दिस। स्टेक सीरोटाइप्स O15787, बस O15787, इसका आप इस सीरो टाइप को याद कर लें, क्योंकि आपसे सीरो टाइप वो पूछ सकता है। और फिर खैर और भी थोड़े इसके कॉज हैं, जिसमें हमारे पास कैटल, अंडरकुक बीफ है, एंड देन स्ट्रेप्टोमोनी हस है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ड्रग डिजीज एसोसिएटेड हैं, जिसमें साइक्लोस्पोरन टेक्रोलेमस हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकता है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकती है। पैथोलॉजी में आपको क्या मिलेगा कि बायोप्सी रियली नीडेड इन एक्यूज फेज एंड ब्लीडिंग रिस्क, डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल ही होता है, बहुत क्लासिक ट्राइड आपको मिलता है। एटिपिकल में नहीं मिलेगा, लेकिन एटिपिकल आता भी बहुत कम है। अर्ली ग्लोमेरुलर लीजन्स में आपके पास एंडोथेलियल स्वेलिंग, बस इतना याद करते हैं, अर्ली ग्लोमेरुलर लीजन होगी, प्लेटलेट फिब्रिन थ्रोम्बाई हो सकता है, ठीक है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगा आर्टीरियल वॉल्स का, कॉर्टिकल नेक्रोसिस होगी। और लेट में आपके पास अगेन स्क्लेरोसिस, इस्कीमिया या डायरेक्ट इंजरी। हॉलमार्क आपका क्या होगा, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी और ऑफ रीनल माइक्रोवेस्कुलेचर। दिस ऑल विल लीड टू थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। पैथोजेनेसिस मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि क्या हो सकती है, लेकिन कॉमन उन्होंने जो थी बोली हुई है वो यही है कि एंडोथेलियल इंजरी होगी, लोकलाइज थ्रोम्बोसिस होगा, जीएफआर डिक्रीज होगा, प्लेटलेट कंजम्पशन होगी जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, आरबीसी मैकेनिकल डैमेज होगा, दैट विल लीड टू माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, जिसे हम माहा कहते हैं, ठीक है। और स्टेक हस में वही चीज है, इट विल एक्टिवेट platelets. This is not really important, लेकिन just I've just mentioned. Then again, let's just skip it. क्लिनिकल फीचर पे आप जरूर आ जाएं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर टिपिकल कोर्स होगा तो क्या होगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ आपके पास बच्चा आया और उसके 5 से 7 दिन बाद एब्डोमिनल पेन गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ आया, 5 to 7 days आफ्टर, और ऑफन ब्लडी होगा डायरिया, सडन पेलर आपको मिलेगा, लेथर्जी मिलेगी, ठीक है, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया की वजह से, ओलिग्यूरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगी और फ्लूइड ओवरलोड में कोएग्जिस्ट। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट आएगा डायरिया के साथ और सडन पेलर के साथ विद लेथर्जी, ठीक है। माँ क्या कह रही होगी या पेरेंट क्या कह रहे होंगे, गार्डियन का क्या कहेगा कि अभी इसको डायरिया हुआ था, उसमें खून आया था, दवाई दी, ठीक हो गया, लेकिन अभी 5 से 7 दिन बाद वो एकदम बहुत पीला पड़ा है और इसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो रही है और पेशाब भी कम कम कर रहा है। और रीलन में आपके पास क्या होगा, स्पेक्ट्रम फ्रॉम माइल्ड एजोटीमिया टू ओलिगो एनुरिक AKI। So that's crazy that 50% need dialysis within 2 weeks. Hematological में आपके पास hemolysis में remember this, ये आपसे उन्होंने एमसीक्यू में पूछा होगा और पूछा भी है कि आपको क्या मिलेगा हेमोलिसिस या पेरिफेरल में, वो आपको स्किस्टोसाइट्स मिलेंगे। स्वेयर अनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो हमारे ट्राइड का क्लासिक हिस्सा है, अनीमिया भी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी, माइक्रोएंजियोपैथिक अनीमिया। और सीएनएस में आपके पास सीएनएस बिल्कुल डिजीज हो सकती है विद हेमोलिटिक, लेकिन वैसे तो यहाँ पे लेस देन 20% ही स्वेल लिखा है, लेकिन इरिटेबिलिटी लेथर्जी होगी और सीजर्स एनकेफेलोपैथी, स्मॉल इन्फार्क्ट्स, हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी पॉसिबल है। तो इसको याद रखें, क्योंकि दिस जो प्लाज्मा फेरेसिस, वैसे इसकी आगे हम ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे, वैसे तो वो प्लाज्मा फेरेसिस इतनी उस पर प्रूवन स्टडीज नहीं है, लेकिन अगर सीएनएस मैनिफेस्टेशन आ रही है ना, तो ये उसके लिए एक इंडिकेशन हो सकती है प्लाज्मा फेरेसिस की। हाइपरटेंशन हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, स्वेयर कोलाइटिस, इस्कीमिया, और अगर आपके पास स्ट्रेप निमोनिया हंस आएगा तो बहुत इल होगा विद निमोनिया और एम्पायमा बैक्टीरियमिया,
मतलब ये इस तरह का आपके पास सिनेरियो होगा, ये सिनेरियो होगा, साथ में आपके पास क्या होगा, दैट क्लासिक ट्राइड. Insidious relapsing of infection triggered diarrhea may be absent in atypical hemolytic uremic syndrome. Tried again microangiopathic hemolytic anemia, जिसमें आपके पास LDH increase, haptoglobin decrease, schistocytes present on peripheral films, Coombs negative except स्टेप pneumonia अगर हर्स होगा तो फिर Coombs positive होगा. Thrombocytopenia and AKI. यूरिन में आपके पास हेमाचूरिया, लो ग्रेड प्रोटीनूरिया, ल्यूकोसाइटोसिस कॉमन, हाइपोनेट्रीमिया, स्वे प्रोड्रोम प्रेडिक्सपैरिटी. स्टेक टेस्टिंग आपने करनी है. स्टूल कल्चर पीसीआर मे बी नेगेटिव एट हार्ट सनसेट. बायोडायग्नोसिस रिमेन्स क्लिनिकल. दिस फर्स्ट लाइन, दिस इज योर की. अगर आप एटिपिकल के लिए कंसिडर करना चाह रहे हैं वर्कअप, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट करें जेनेटिक ऑटो एंटीबॉडीज के लिए, अगर आपको कोई डायरिया प्रोडोम या रिकरेंट एटिपिकल कोर्स नहीं मिल रहा. और आपके पास इसके अंदर डिफरेंशियल में क्या आ सकता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा आ सकता है, एसएलई है, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, बायलैटरल लीनर वेन थ्रोम्बोसिस आ सकता है. किडनी बायोप्सी रियरली इंडिकेटेड है. ये नहीं हो कि आप वहां पे जाके किडनी बायोप्सी हस में करें. हस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, रिमेंबर दिस. मैनेजमेंट आपके पास क्या होगी, सपोर्टिव केयर ही है, ठीक है, जिसमें आपने मेटिकुलसली फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रीट करना है, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है, प्री ओलिगोरियास्टिक बीपी कंट्रोल करना है, अर्ली डायलिसिस करना है अगर आपको ओलिगोरिया एनीयूरिया मिल गया है, और हाइपरकैलेमिया भी अगर आ रहा है तो आप डायलिसिस ही करेंगे. ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ऑफन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फिर उन्होंने जो बताया है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो यू हैव टू यूज वॉश आरबीसीज. Avoid platelet करें because they are consumed rapidly. Avoid anticoagulants, antiplatelet fibrinolytic because it is not a from hypercoagulable state. Antibiotics are contraindicated in STEC HUS because they may increase the toxin. This is you have to remember. You will not give if you're thinking that the patient has come to you with diarrhea and after 1 week the patient has developed pallor and lethargy, and on labs you are finding that classic triad. Never give antibiotic, never do that. I have seen some people giving antibiotics, so never do that. And treat pneumococcal infection promptly. प्लाज्मा थेरेपी मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होगी, आप दे सकते हैं, बट इट्स नॉट प्रूवन इन स्टेक हस एंड इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन स्ट्रेप्टोकोकस हस. तो ये भी यहाँ पे याद रखें. ये नहीं हो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हस का दिया हुआ हो सिनेरियो और आप प्लाज्मा थेरेपी करें, नहीं, सिर्फ सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, वो भी स्टेक हस के साथ. एंड देन एटिपिकल हर्स का सिनेरियो एज इन इट्स रियली, मतलब वो ये दे सकते हैं कि ट्राइड क्लासिक ट्राइड दे दें पर कह दें कि कोई डायरिया नहीं है और रिलैप्सिंग ट्रिगर हो गया है विद इन्फेक्शन, तो आप एक्लूजिमाब दे सकते हैं. एंड वैक्सीनेट, देन यू हैव टू वैक्सीनेट अगेंस्ट मेनिंजोकोकस बिफोर यूज. Prognosis का mortality is less than 5% with modern care. Thankfully, 50% may need dialysis acutely, which is alhamdulillah not an issue in Pakistan because अब mostly centers में हमारे पास dialysis का है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि हस है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दे में नीड डायलिसिस, वो हस के सिनेरियो के साथ आपको बताएगा क्रिएटिनिन 2 पे है, आपको बता दिया कि बाइकार्ब लो हो रहा है, पोटेशियम ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपसे पूछेंगे तो आपने वहां पे नीचे पेरिटोनियल डायलिसिस को टिक करना है कि पेरिटोनियल डायलिसिस देंगे. ये नहीं हो आप उसमें प्लाज्मा फेरेसिस टिक कर रहे हो. रिकवरी सीक्वेंस में पहले प्लेटलेट्स ठीक होंगे, फिर किडनीज +5 - 5 डेज आपको लग जाएंगे, एंड देन एनीमिया रिजॉल्व होगा. एंड इट हैज हाई मॉर्बिडिटी अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपको मिल रहा है. एटिपिकल हैज पुअर रीनल प्रोग्नोसिस है विदाउट टारगेटेड थेरेपी, ठीक है, इसमें एटलुजिमाब आप दे सकते हैं. एंड यू हैव टू फॉलो अप एनुअल बीपी यूरिनालिसिस, रीनल फंक्शन करना है, क्लोजर फॉलो अप विद प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, रेजिडुअल डिसफंक्शन एट 1 ईयर. एग्जाम्पल्स की बात करें, ट्राइड प्लस ए क्या है, आफ्टर ब्लडी डायरिया. और क्या सिंपल चीज है, स्टेकहस में कूम्स नेगेटिव होगा. एंड डू नॉट गिव एंटीबायोटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स एंड प्लेटलेट्स. कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है. अगर स्वेर न्यूमोकोकल है, डू नॉट परफॉर्म प्लाज्माफेरेसिस. पर यहाँ पे स्वेर न्यूमोकोकल के साथ आपको कूम पॉजिटिव हेमोलिसिस आएगा.
और अगर आ गया ये सिनेरियो तो आपको वॉश्ड आरबीसी यूज करना है। लिटरली माई गोल है कि आप इतना अच्छा ये सब कर लें कि आप अपने हॉस्पिटल सेटिंग में, आप क्लिनिकल सेटिंग में, यू आर द वन कि आप बता रहे हो कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए, और आपके इतने अच्छे नोट्स हों, क्योंकि इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। नेल्सन इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल बुक। और अगर आपको आइडेंटिटी 1-3 बहुत लो मिल रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा एंड हेयर प्लाज्मा एक्सचेंज हेल्प्स। ठीक है, अब कोई डायरिया नहीं है, रिलैप्सिंग हर्स है, अगर ऐसे एग्जैक्टली ये दे दिया कोई डायरिया रिलैप्सिंग हर्स है, तो आप फिर सोचें ए टिपिकल हर्स का। एक्लिजुमाब यहाँ पे इंडिकेटेड है, लेकिन मेनिंजोकोकल वैक्सीन देनी है। ठीक है, और ये सारे हेमोलिटिक रीनल सिंड्रोम के एमसीक्यूज हैं। आज का हमारा यहीं पे फिनिश होता है।